सोच के देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पावर, यानी शक्ति। लेकिन इस पावर को मैनेज कैसे किया जाता है? यही तो असल सवाल है। आज हम पावर शेयरिंग के एक ऐसे ही मॉडल को समझेंगे जिसे कहते हैं फेडरलिज्म, यानी संघवाद। इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दो देशों की, जिनकी सोशल और एथनिक बनावट काफी मिलती जुलती थी, पर जब बात आई पावर शेयरिंग की तो उनके फैसलों ने उनकी किस्मत ही पलट दी। देखते हैं कैसे हुआ ये। हाँ, तो ये दो देश थे, बेल्जियम और श्रीलंका। देखिए, बेल्जियम ने क्या किया, उसने अपनी डाइवर्सिटी को समझा और यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम की तरफ मूव किया, यानी रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका, वो यूनिटरी सिस्टम पर ही टिका रहा, सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में। और नतीजा, बेल्जियम में तो शांति रही, लेकिन श्रीलंका को एक लंबे गहरे कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा। तो इन एग्जाम्पल से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर कोई भी देश अपनी यूनिटी को बरकरार रखते हुए अपनी अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? और इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत इफेक्टिव जवाब है फेडरलिज्म, यानी संघवाद। ये एक ऐसा सिस्टम है जो यूनिटी और डाइवर्सिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए अब इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और काम कैसे करता है। बेसिकली, संघवाद या फेडरलिज्म सरकार का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी और देश के अलग अलग यूनिट्स जैसे स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच डिवाइड होती है। नॉर्मली एक फेडरेशन में गवर्नमेंट के दो लेवल्स होते हैं, एक पूरे देश के लिए और दूसरा स्टेट लेवल पर। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसका यूनिटरी सिस्टम से फर्क। देखिए, यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे सकती है। लेकिन एक फेडरल सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। दोनों ही गवर्नमेंट्स अपने अपने दायरे में आज़ाद होकर काम करती हैं और सीधे लोगों को जवाबदेह होती हैं। एक आइडियल फेडरल सिस्टम की कुछ खास पहचान होती हैं। सबसे पहले तो गवर्नमेंट के कम से कम दो लेवल्स होंगे। फिर दोनों का जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक गवर्नमेंट अपनी मर्जी से दूसरे की पावर्स नहीं बदल सकती। अगर कोई डिस्प्यूट हो तो कोर्ट्स एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम करती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, देश की यूनिटी को बचाना और साथ ही रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना। चलिए अब देखते हैं कि ये दुनिया भर में कैसे काम करता है। इस मैप में जो रेड कलर में कंट्रीज दिख रही हैं, वो सब फेडरल सिस्टम फॉलो करती हैं। और आप देखेंगे कि इनमें दुनिया के कई बड़े और डाइवर्सिटी से भरे देश शामिल हैं, जैसे कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और ये नंबर तो और भी सरप्राइजिंग है। सोचिए, दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ 25 देश ही फेडरल हैं, लेकिन इन्हीं 25 देशों में दुनिया की 40% पॉपुलेशन रहती है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिस्टम बड़े और घनी आबादी वाले देशों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर देश एक ही तरीके से फेडरेशन नहीं बनता। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो फेडरेशंस बनाने के दो मेन रास्ते सामने आते हैं और दोनों में पावर का बैलेंस बिल्कुल अलग अलग होता है। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। इस सिस्टम में स्टेट्स आमतौर पर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें एक बड़ा देश अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए अपनी पावर को सेंटर और स्टेट्स के बीच बांट देता है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। तो अब जब हम इन दो मॉडल्स को समझ गए हैं, तो चलिए इंडिया के केस में देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक बेहतरीन और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक बहुत कॉमन सवाल उठता है, अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसके बारे में जानते नहीं थे? इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। तो भले ही फेडरेशन वर्ड यूज ना हुआ हो, लेकिन इंडियन यूनियन का पूरा स्ट्रक्चर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है। और ये डिसीजन इंडिया की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक साथ रखने के लिए बहुत सोच समझ कर लिया गया था।
और ये पावर शेयरिंग ना इस 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, यूनियन लिस्ट में डिफेंस और बैंकिंग जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस और एग्रीकल्चर जैसे लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन और मैरिज जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। इस सिस्टम से ये पक्का हो जाता है कि कोई कंफ्यूजन न हो। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होना एक बात है, लेकिन किसी भी सिस्टम का असली टेस्ट तो उसकी प्रैक्टिस में होता है। तो इंडिया में फेडरलिज्म आखिर प्रैक्टिस में कैसे काम करता है? इंडिया में फेडरलिज्म की सक्सेस का राज सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में नहीं है, बल्कि हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर में है। डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट, एक साथ रहने की इच्छा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का बनना और एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज पॉलिसी, इन सभी चीज़ों ने फेडरलिज्म की स्पिरिट को और मजबूत किया है। लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप था। शुरू में तो डर था कि कहीं इससे देश टूट न जाए, लेकिन एक्सपीरियंस ने दिखाया कि इससे देश और ज्यादा यूनाइटेड हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गया। लोगों को अपनी लैंग्वेज और कल्चर की एक पहचान मिली। बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज पॉलिसी भी बहुत सावधानी से बनाई गई। हिंदी को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, उसे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पर मान्यता दी गई। इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने हमें श्रीलंका जैसी सिचुएशन से बचाया, जहां एक लैंग्वेज थोपने से सिविल वॉर शुरू हो गया था। और ये कोड फेडरलिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को, उसके एसेंस को खूबसूरती से बताता है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, देश की यूनिटी को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना, और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिसे फेडरलिज्म हासिल करने की कोशिश करता है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, क्या पावर को शेयर करने और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की इच्छा ही नेशनल यूनिटी की असली चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर डाइवर्सिटी से भरे देश के लिए आज भी बहुत रिलेवेंट है।